अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सारे? उम्मीद है बिल्कुल आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बेटा आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर 1 से जो है लेक्चर सीरीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो एक छोटी सी डिस्कशन है वो ये है कि जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है सेकंड ईयर की, बेटा उसके दो पोर्शन है, वो कौन कौन से ज़रा उसको हम देख लेते हैं, जो कि आपकी बुक का नाम भी है। जिस तरह फर्स्ट ईयर के दो पोर्शन थे, ट्रिग्नोमेट्री और नॉन ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड ईयर के भी दो पोर्शन है। नंबर 1 एक पोर्शन है कैलकुलस का, और नंबर 2 दूसरा पोर्शन है एनालिटिक ज्योमेट्री का, आपकी सेकंड ईयर का मैथ में, ठीक है। और बेटा आपके टोटल 7 चैप्टर्स है सेकंड ईयर के, ठीक है। उनमें से 3 चैप्टर्स आपके कैलकुलस के, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, और आपके बाकी रिमेनिंग 4 चैप्टर्स जो है चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 वो बेटा एनालिटिक ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अभी कैलकुलस क्या है और एनालिटिक ज्योमेट्री क्या है, जरा इसके बारे में देखते हैं बेटा। कैलकुलस क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट चेंज। ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर बेटा हम चेंज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और चेंज हमारी लाइफ में हर जगह यूज होता है। मेरे बोलने में चेंज आ रहा है, मेरी बोलने की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, ठीक है। और मेरे देखने में, विजन में चेंज आ रहा है। एक लम्हे मैं इधर देख रहा हूँ, एक लम्हे मैं बोर्ड पे देख रहा हूँ, एक लम्हे मैं आप कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। तो हर जगह पर टाइम में कॉन्स्टेंटली चेंज आ रहा है, ठीक है। तो चेंज हमारी डेली लाइफ में हर जगह यूज होता है, ठीक है। तो अच्छा, चेंज के बारे में जो डिस्कशन होती है मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में, उसको कैलकुलस कहते हैं। अब बेटा कैलकुलस की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 डिफरेंशियल कैलकुलस, नंबर 2 इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस आपने चैप्टर 2 में डिस्कस करना है और इंटीग्रल कैलकुलस आपने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करना है। अब इसकी टाइप्स 2 क्यों है बेटा? देखो बेटा, हमारी लाइफ में ना चेंज 2 तरह का होता है। नंबर 1, कोई भी दीवार ले लें, अगर हम उस दीवार को तोड़ दें छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ दे, स्टोन्स में तोड़ दे, तो ये चेंज किस तरह का है? बड़ी चीज को छोटे हिस्सों में तोड़ देना। और एक चेंज इसका उलट होता है, छोटी छोटी ईंटें मिलाकर बड़ी सारी दीवार बना देना। तो 2 तरह का चेंज होता है। तो बड़ी चीज को छोटे हिस्सों में तोड़ना, ये वाला जो चेंज है बेटा, ये डिफरेंशियल कैलकुलस में डिस्कस होता है। और छोटी छोटी सी चीजें मिलाकर बड़ी सारी चीज बना देना, इस तरह का जो चेंज आता है वो इंटीग्रल कैलकुलस में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री के मुतालिक। एनालिटिक ज्योमेट्री क्या है बेटा? बेटा छोटे होते हुए ना बचपन में हम ज्योमेट्री बनाते थे कंपास के साथ, सर्कल बना दिया, ट्रायंगल बना दी, जैसे मर्जी हम खुद ब खुद। जैसा कि मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना दी, ये सिंपल ज्योमेट्री थी, इसको हम सिंपल ज्योमेट्री कहते हैं। लेकिन एनालिटिक ज्योमेट्री क्या है, ये जरा देखते हैं। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डिस्कस ऑल टाइप ऑफ ज्योमेट्री इन आ कार्टेशियन प्लेन। बेटा जो भी ज्योमेट्री हम कार्टेशियन प्लेन में डिस्कस करते हैं। अब कार्टेशियन प्लेन किसको कहते हैं बेटा? वो जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं ना, मान लो ये हमने वाई एक्सिस बना दिया और ये एक्स एक्सिस बना दिया। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो हमने ज्योमेट्री बनाई है, जिसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट P1 होगा, ये पॉइंट P2 होगा, ये पॉइंट P3 होगा, ठीक है। और पॉइंट P1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1, P2 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे मान लो कि वो x2 y2, और P3 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मान लो x3 y3 है, ठीक है। तो जो प्लेन के अंदर हम ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं ना, उसको एनालिटिक ज्योमेट्री कहते हैं। ये बेटा आपका जो बुक का नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, उसके बारे में मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक हो गया। अच्छा तो बेटा अब हम चैप्टर 1 डिस्कस करने लगे हैं सेकंड ईयर का, जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। बेटा कैलकुलस के लिए इस चैप्टर का फंक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन उसकी बैकबोन है कैलकुलस की, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस पूरे लेक्चर में हम फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा सारी चीज़ों को, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है और इसके अंदर मैं फंक्शन की 3-4 डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, उनको ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज़रा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें ना फंक्शन का, कि जो फंक्शन का वर्ड है ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, ये वर्ड सबसे पहले किसने बोला। जैसे मेरा नाम अहमद है, ऑब्वियस है किसी ना किसी ने रखा ही है, मुझे खुद भी नहीं पता मेरा नाम किस। तो फंक्शन का जो नाम है ये सबसे पहले वर्ड किसने बोला था? ये लेबनिज।
लेबनिज एक मैथमेटिशियन था, उसने सबसे पहले जो वर्ड है फंक्शन का, ये सबसे पहले लेबनिज ने यूज किया था, उसने बोला था। ठीक है, अब उसका पर्पस क्या था ये सारा बोलने का? उसका पर्पस भी था कुछ, वो उसने कुछ हमारी सराउंडिंग में ऑब्जर्व किया कुछ, उसने ऑब्जर्व किया हमारे सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। जैसे आप लोगों बच्चों, आप लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो, तो उसने भी देखा हमारे सराउंडिंग में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करती है। तो फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाने का पर्पस भी यही था, टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी डिपेंड कर रही है किस चीज पर? टू एन अदर क्वांटिटी, मतलब किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो लेबनीज ने वर्ड यूज किया, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू एन अदर, इतने सारे बड़े लंबे चौड़े वर्ड को लिखने के बजाय, एक सेंटेंस को लिखने के बजाय उसने एक नाम दे दिया, और वो नाम दिया उसने फंक्शन का। ठीक है, फिर उसके काफी अरसे बाद फंक्शन की नोटेशन भी रखी गई। ठीक है, नाम रखा गया कि फंक्शन को, जैसे हम फिजिक्स में फोर्स को एफ बोलते हैं, हमने हर चीज़ का नाम रखा है, इसका नाम मार्कर रखा हुआ है, मेरा नाम अहमद है, हर एक की हमारी कोई ना कोई नोटेशन है जिससे हम पहचाने जाते हैं। इसी तरह फंक्शन की भी नोटेशन रखी है। फंक्शन की नोटेशन जो रखी बेटा वो ये वाली रखी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन की नोटेशन रखी गई। और ये किसने रखी? ये भी कोई एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था आयलर। तो ये मैथमेटिशियन था आयलर, जिसने बेटा ये फंक्शन की नोटेशन रखी। ठीक है, अब इस नोटेशन के अंदर ना आपको दो वेरिएबल्स दिखेंगे, एक x और एक y। इन दोनों वेरिएबल्स का ना स्पेशल नेम है कि जो y है इसका ना, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और इस x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को भी एक नाम रखा हुआ है और x का भी एक नाम रखा हुआ है। y को बेटा जी बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्यों बोला जाता है, इनके नाम क्यों रखे, जब मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा तब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, बहरहाल अपने माइंड में रख लेना। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल y का नाम है और x का नाम क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब हम जरा आते हैं फंक्शन की डेफिनेशंस पर। 3 से 4 डेफिनेशन दिखाऊंगा, तो उनको समझना, अपने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आएंगे ऐसा कर। अच्छा बेटा, अब हम फंक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं क्या है जी। डेफिनेशन हम कुछ देखेंगे, उसमें पहली, सबसे पहली जो है वो है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स ठीक है, क्या है? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक, उसको फंक्शन बोला जाता है। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस भी हैं। ठीक है, इन कंडीशंस को तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जस्ट आपने फंक्शन देखना। फंक्शन क्या है? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के दरमियान जो बेटा ताल्लुक होता है उसको फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा अगर हम देखें यहाँ पर फटाफट, ठीक है, मान लें ये एक ऐसी शेप है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ क्या है? सेम, मतलब ये वाली लेंथ को x बोल दो, ऊपर वाली लेंथ भी x, ये वाली लेंथ भी x, ये वाली लेंथ भी है, जिसकी चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है। ऐसी शेप को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर का अगर हमें एरिया निकालना, तो एरिया क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर, उसका नाम हम रख देते हैं a, और वो कैसे निकलेगा बेटा जी? वो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो x मल्टीप्लाई x, कितना आंसर आएगा? x स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा जी एरिया का फार्मूला, स्क्वायर के एरिया का। अब बेटा इसके अंदर कितने वेरिएबल्स है? इसके अंदर भी दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल का नाम है a और दूसरे वेरिएबल का नाम है x। इन दोनों के दरम्यान एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि x का हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर बदले में किसका आएगा? a का आएगा। तो मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन करें, बेटा यहां पर ना मैं x को एक वैल्यू देता हूं और वो वैल्यू मैं दे देता हूं 0।
x की वैल्यू यहां रखो 0, स्क्वायर करो तो आंसर क्या आएगा 0, और वो आंसर किसका होगा, a का। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं x को वैल्यू दे देता हूं 1 रखेंगे वैल्यू x की, तो स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, किसका आंसर होगा, a का। अब ऐसा करते हैं x की वैल्यू रख देते हैं 2, फिर हम x की वैल्यू रख देते हैं 3। अब जब आपने x की वैल्यू 2 रखनी है तो उसका स्क्वायर करना है तो आंसर में कितना आएगा 4, और वो आंसर किसका होगा, a का। फिर x की वैल्यू रखिए 3 का स्क्वायर करें 9 किसका आंसर होगा, a का। तो बेटा ये आपके सामने है, हमने यहाँ 4 एग्जांपल्स लिख लिए हैं। जब हम x को वैल्यू देते हैं तो बदले में a का आंसर आता है, और अगर हम x को वैल्यू ही ना दें तो फिर a का आंसर भी नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो इस वजह से a का आंसर, a की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पर। ठीक है ना, x को वैल्यू मिलेगी तो a का आंसर आएगा, और x को वैल्यू नहीं मिलेगी तो a का आंसर नहीं आएगा। तो इस वजह से बेटा जी ये जो a है, जो आउटपुट वाला वेरिएबल है ना, ये आउटपुट इसको मिल रही है, इसको इनपुट। तो जो आउटपुट वाला वेरिएबल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब x क्या कहलाएगा, x कहलाएगा बेटा जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बेटा, होप्स हो गई आपको समझ आएगा। जिसको वैल्यू देते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है, और जिसका बदले में आंसर आता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी a को हम बेटा y भी कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, और वो है एक्स स्क्वायर। स्क्वायर वाला फंक्शन है ना, हम जो इनपुट आ रही है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या है, स्क्वायर वाला। तो इस वजह से मैंने कहा था x को इनपुट मिलेगी, बदले में आंसर किसका आएगा, y का आएगा। दैट्स वाई y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, बिकॉज y डिपेंड करता है x पर। ठीक है, होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अगर आप देखो, हमने क्या कहा था डेफिनेशन में, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, और वो दो वेरिएबल्स कौन से हैं, एक x है मतलब इंडिपेंडेंट, और दूसरा a है यानी कि डिपेंडेंट। तो ठीक है बेटा, इसी डेफिनेशन को हम दूसरे अल्फाज में भी लिख सकते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में। कैसे, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स जो हमने लिख रहे हैं, वो दो वेरिएबल्स कौन से हैं, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो टू वेरिएबल्स की जगह डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा बेटा, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, जैसा कि a डिपेंडेंट है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है, और x इंडिपेंडेंट है, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको फंक्शन बोला जाता है। तो हम यहां पर कैसे लिखेंगे, सो a इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है बेटा, ये जो a वाला वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो फंक्शन कहलाएगा x का। क्यों, क्योंकि बेटा देखो, x को वैल्यू देंगे तो a का आंसर आएगा, और x को वैल्यू नहीं मिलेगी तो a का आंसर भी नहीं आएगा। तो मतलब a किसका फंक्शन हुआ, x का हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से y डिपेंड कर रहा है x पर, x को वैल्यू मिलेगी तो y का आंसर आएगा, और x को वैल्यू नहीं मिलेगी तो y का आंसर भी नहीं आएगा। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है। ठीक है, जो डिपेंड कर रहा होता है वो फंक्शन होता है, ज़हन में रखिएगा ये बात। ठीक है, मसलन अगर हम इसी बात को चलो लिख लें, अगर कैसे लिखेंगे हम, डिपेंडेंट वेरिएबल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, वो क्या होगा जी, वो हमारा होगा फंक्शन किसका,
डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा फंक्शन होगा जी किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो ये चीज आपने ज़हन में रख लेना, ठीक है। तो ये फंक्शन की हमने दो डेफिनेशन देख ली हैं, दो और देखते हैं जो कि आपकी बुक में भी उनका जिक्र है, तो वो भी जरूरी है, जरा उसको भी देख लेते हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इन अदर वर्ड्स we can say that function is like a machine। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि जी फंक्शन इज लाइक अ मशीन। अब ऐसा क्यों बोला, मशीन क्यों बोला, हमने फंक्शन को मशीन बोल दिया, क्यों भाई? क्योंकि बेटा आप कोई भी मशीन ले लो, उसका एक ही प्रिंसिपल होता है मशीन का काम करने का, उसको इनपुट मिलती है तो बदले में वो आउटपुट देती है। कंप्यूटर एक मशीन है, उसे हम इनपुट देते हैं तो बदले में आउटपुट, ठीक है। ये वॉच एक मशीन है बेटा, इसको सेल एज अ इनपुट हम देंगे तो बदले में आउटपुट में ये मूव करेगा और हमें टाइम बताएगा। फैन एक मशीन है, इसको इलेक्ट्रिसिटी इनपुट में मिलेगी तो ये बदले में आउटपुट देगा, ठीक है। कैलकुलेटर एक मशीन है, हम इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से फंक्शन में क्या था, फंक्शन में भी तो यही था बेटा, हम इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा और अगर हम इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो फंक्शन का काम भी किस तरह का हो गया, मशीन की तरह का हो गया। इस वजह से हम फंक्शन को बोल देते हैं फंक्शन इज लाइक अ मशीन। इसी चीज को अगर हम एक मशीन की तरह देखें तो किस तरह से देखेंगे, कुछ इस तरह से देखेंगे। मान लो ये एक मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है और इस मशीन का नाम हम रख लेते हैं कुछ भी, मान लो कि इस मशीन का नाम है एफ, ठीक है। इस मशीन का नाम हमने रख लिया जी एफ। अब होगा क्या, कुछ वैल्यूज होंगी, मसलन मान लो कि जी हमारे पास आ गया 0, हमारे पास आ गया 2, हमारे पास आ गया 3। ये कुछ इनपुट्स हैं जो बेटा इस मशीन के अंदर जाएंगी, ठीक है। जब ये इनपुट्स इस मशीन में आएंगे तो ये मशीन इन आने वाली वैल्यूज पर कुछ काम करेगी और बदले में आंसर दे देगी, आउटपुट दे देगी। अब वो काम कैसा होगा वो डिपेंड करता है मशीन पर, क्योंकि हर मशीन का अपना अपना काम है। मसलन घड़ी का अलग काम है, कैलकुलेटर का अलग काम है, कंप्यूटर का अलग काम है, फैन का अलग काम है, हर मशीन का अलग काम है, ठीक है। तो इसी तरह से इस मशीन का भी कोई अलग काम होगा। मान लो कि फर्ज करो जब 0 इस मशीन के पास आया तो इस 0 ने आंसर में भी आउटपुट में भी 0 दिया। जब 2 इस मशीन के पास आया तो इस मशीन ने आंसर में 4 दिया। जब 3 इस मशीन के पास आया तो इस मशीन ने आंसर में 9 दिया। तो ये कर क्या रहा है, अगर हम मान लें कि इन तमाम वैल्यूज का नाम x रख दें, ये जितनी भी इनपुट्स हैं x रख दें, तो होता क्या है, ये x0 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, इन सब का नाम x रख दिया मैंने। अब होता क्या बेटा, होता ये है कि ये x वाली वैल्यू इस मशीन के पास आती है, ठीक है। ये वैल्यू बेटा आएगी इस मशीन के पास, जिसका नाम क्या है, जिस मशीन का नाम क्या है f, मशीन का नाम क्या है जी f, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी मशीन के पास और ये मशीन क्या करेगी, ये मशीन f क्या करेगी, जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू का कर देगी स्क्वायर। मसलन x की जगह 0 है इस मशीन के पास, मशीन ने उसका स्क्वायर कर दिया तो आंसर में क्या मिला 0। 2 इस मशीन के पास आया तो इस मशीन ने क्या किया, उस 2 का स्क्वायर कर दिया तो आंसर में 4। 3 इस मशीन के पास आया तो इस मशीन ने क्या किया, उसका स्क्वायर कर दिया तो आंसर में आ गया 9, ठीक है। अगर हम ऐसा करें, मसलन इन तमाम आंसर्स का नाम y रख दें, तो हो क्या रहा है यहाँ पे सिस्टम क्या चल रहा है, सिस्टम कुछ ऐसा चल रहा है कि बेटा जी ये मशीन है f, इस मशीन के पास कोई इनपुट आ रही है जिसका नाम है x, ठीक है। और ये मशीन क्या कर रहा है, हर आने वाली इनपुट का स्क्वायर कर देता है और स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर का नाम रख देता है y, ठीक है। हमने लिखा ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब मैंने अभी यहां से रिमूव किया, आइलर की नोटेशन क्या थी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जहां कहीं भी पूरे कैलकुलस के अंदर चैप्टर 1 में, 2 में, 3 में जहां कहीं भी एफ ऑफ एक्स लिखा होगा उसकी जगह हम y लिख सकते हैं और जहां y लिखा होगा उसकी जगह एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो ये x इनपुट है और ये मशीन क्या कर रही है, फंक्शन क्या कह रहा है, उस इनपुट का स्क्वायर कर रहा है और जो आंसर में वैल्यू आ रही है उस वैल्यू का नाम रख रहा है
y। तो ये बेटा फंक्शन को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब आखिरी अल्फाज जो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े से डिफिकल्ट भी अक्सर बच्चों को लगते हैं, तो ज़रा अब हम उस पर आते हैं, लास्ट डेफिनेशन पर फंक्शन की। तो लास्ट डेफिनेशन क्या है, फंक्शन इज अ रूल और correspondence between two sets x and y such that each x in x has a unique image y in y। अब ये डेफिनेशन जो है आपकी बुक में ये अल्फाज यूज़ किए गए हैं। अब इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये क्या है अल्फाज, ठीक है, और क्या है ज़रा देखते हैं। फंक्शन इज़ अ रूल, फंक्शन एक रूल है, दो वेरिएबल्स के दरमियान कह लो या दो सेट्स के दरमियान कह लो, ठीक है, जैसे भी कह लो। यहाँ पर वो रूल क्या था, स्क्वायर वाला रूल था, मतलब जो इनपुट आती थी उसका स्क्वायर होता था। इसी तरह स्क्वायर के अलावा क्यूब, स्क्वायर रूट, कुछ भी बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, रेसिप्रोकल रूल हो सकता है, ठीक है। जैसे मशीन हर तरह अलग अलग तरह की मशीन है, उसी तरह फंक्शन भी अलग अलग तरह का हो सकता है, अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। तो यही हमने लिखा, फंक्शन इज अ रूल या फिर और कोरेस्पोंडेंस, दूसरे लफ्जों में इसको कोरेस्पोंडेंस भी कहते हैं, कोरेस्पोंडेंस बिटवीन टू सेट्स। फंक्शन क्या एक रूल है दो सेट्स के दरमियान, और उन सेट्स का नाम क्या है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। अब ये क्या सीन है, किस तरह के सेट्स हैं, हमने तो यहाँ पर कोई सेट्स का जिक्र नहीं किया बेटा, है जिक्र। कैसे, ये जो हम इनपुट दे रहे हैं ना तमाम वैल्यूज में, ये जो हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, ये तमाम इनपुट्स अगर मैं एक सेट के अंदर बंद कर दूं, ये तमाम इनपुट्स को मैं क्लोज कर दूं एक सेट के अंदर, और उस सेट का नाम रख दें कैपिटल एक्स, और ये जितनी भी आउटपुट्स आ रही हैं इन तमाम आउटपुट्स को एक सेट के अंदर हम क्या कर दें, क्लोज कर दें, 0 4 9 एक सेट के अंदर क्लोज कर दें। तो और इस सेट का नाम हम रख देते हैं y, ठीक है। तो जो कैपिटल एक्स सेट है ये इनपुट वाला सेट है जहां से एलिमेंट फंक्शन के पास जा रहे हैं, और ये जो कैपिटल Y है ये आउटपुट वाला सेट है, मतलब जहां से एलिमेंट फंक्शन से होकर आ रहे हैं। इनपुट वाले एलिमेंट्स फंक्शन के पास जाएंगे, फिर फंक्शन कुछ काम करेगा और उनको काम भेज देगा आउटपुट वाले सेट में, यानी कि सेट Y पे। तो इन दो सेट्स के दरमियान, इनपुट सेट आउटपुट सेट, इन दोनों के सेट्स के दरमियान एक रूल हम बनाएंगे, उस रूल को फंक्शन बोला जाएगा। पर वो रूल कैसा होना चाहिए, उसकी कंडीशंस हैं। पहले मैं इन अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, बाद में जो है ना मैं आसान लफ्जों में समझाऊंगा, ठीक है। बल्कि मैंने जो पहली डेफिनेशन लिखवाई थी फंक्शन की, वहां पे मैंने क्या लिखा था, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ब्रैकेट में लिखा था विद सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं। एक्चुअली में वही कंडीशंस यहां पर अब हम एक्सप्लेन करने लगे, ठीक है। सच दैट, यानी कि कुछ कंडीशंस हैं वो हम एक्सप्लेन करने लगे। वो क्या है, ईच एक्स, अब ये किस बला का नाम है, ये स्मॉल एक्स बेटा कोई वैल्यू होगी, 0 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू होगी, किस सेट से होगी, कैपिटल एक्स होगी, यानी कि इनपुट वाले से। तो यही हमने लिखा है, ईच एक्स इन कैपिटल एक्स, ठीक है। मतलब ये जो कैपिटल एक्स का हर एलिमेंट है ना, ईच एक्स, उसके बारे में बात की जा रही है, हर एलिमेंट के बारे में, कोई भी एलिमेंट मिस नहीं करना चाहिए, हर एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है, हैज अ यूनिक इमेज वाई इन y। अब ये क्या सीन है, सबसे पहले तो ये y समझना है। ये y क्या है बेटा, ये जो आउटपुट वाले एलिमेंट्स हैं 0 4 9 और भी जो भी आता है, इनको y का नाम दिया गया है, और ये तमाम एलिमेंट्स किस सेट से होंगे, कैपिटल Y से होंगे। तो ये लिखा हुआ y इन y, यानी कि जो एलिमेंट है किस सेट से होगा, आउटपुट वाले सेट से होगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज, ये जो चीज है ना y, इस y को क्या बोला हुआ है, इमेज बोला हुआ है, ठीक है। आपने याद रख लेना बेटा, ये जो आउटपुट्स वाले वैल्यूज हैं जिनको हमने स्मॉल y का नाम दिया हुआ है, इन तमाम आउटपुट्स को हम इमेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज,
ठीक है, इन तमाम को इमेजेस कहते हैं। और ये जिनके इमेजेस होते हैं, मसलन 0 किसका इमेज था, 0 का। 4 जो इमेज है ये किसका है, 2 का है। 9 जो इमेज है वो किसका, 3 का है। इनको इमेजेस बोलते हैं। और जो बैकएंड पे वैल्यूज होती है उनको प्री इमेजेस बोलते हैं। ठीक है, इन सबको क्या बोला जाएगा, प्री इमेजेस। इन सबको बोला जाता है प्री इमेजेस। कोशिश करें ये भी नाम याद रखें, क्योंकि अक्सर बोर्ड के एमसीक्यूज में या एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज में ये अल्फाज यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस कंडीशन को देखते हैं। क्या कह रहा है जी, ईच एक्स इन एक्स, मतलब जो इस सेट एक्स का हर एलिमेंट है उसके बारे में बोल रहा है, तमाम एलिमेंट्स के बारे में, कोई भी एलिमेंट मिस ना हो। हैज अ यूनिक इमेज वाई इन वाई, वो कह रहा है जी कि इस सेट का हर एलिमेंट जो है उसका इमेज हो इस सेट के अंदर, हर एलिमेंट का इमेज हो इस सेट के अंदर, कोई भी एलिमेंट यहां पर फ्री ना पड़ा हो। ठीक है, हर एलिमेंट का इमेज हो, और वो इमेज भी क्या होना चाहिए, यूनिक। यूनिक का मतलब होता है एक इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। इसी चीज को, इसी एग्जांपल को मैं एक नए अंदाज में आपको दिखाता हूं, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी अंदाज पढ़ा हुआ है। मान लो ये सेट एक्स है, मतलब वही इनपुट वाला सेट, और मान लो कि यहां पर सेट y है हमारे पास, यानी कि ये आउटपुट वाला सेट है। और इसके सेट x के एलिमेंट्स हैं, मान लो 0 है, 2 है, 3 है, एंड सो ऑन। इन जनरल हम स्मॉल x कह देते हैं। और होगा क्या, इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो आएगा 0 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, और जनरली हम स्मॉल y कह देते हैं। अब होगा क्या, फंक्शन इज अ रूल और कोरेस्पोंडेंस किसके दरमियान, बिटवीन टू सेट्स एक्स और वाई। तो हमने इन दोनों सेट्स के दरमियान ना एक रूल बना देना है। ठीक है जी, क्या बना देना है, एक रूल। ठीक है, सेट एक्स से सेट वाई के दरमियान हमने एक रूल बना दिया। और ये रूल किस तरह का है, ये जो रूल है ये किस तरह का है, ये रूल इस तरह का है कि इस फंक्शन के पास इस रूल के पास इस सेट में से कोई वैल्यू जाएगी, यहां से वैल्यू निकल के इसके पास आएगी, ये रूल उस पर कुछ काम करेगा और इधर फेंक देगा। मसलन ये रूल क्या करेगा, इस सेट में से इसके पास वैल्यू आएगी x, और ये रूल क्या करेगा, उस वैल्यू का कर देगा स्क्वायर। मसलन 0 जाएगा इसके पास, ये रूल क्या करेगा, उस 0 का जो भी वैल्यू आई उसका स्क्वायर कर देगा। तो 0 का स्क्वायर क्या हुआ, 0, और उसको कहाँ भेजेगा, इस सेट के अंदर भेजेगा। तो इसका मतलब 0 किस पे मैप करेगा, 0 पे। जब 2 जाएगा इसके पास, ये उसका स्क्वायर करेगा, तो बदले में क्या आएगा 4। तो इसका मतलब 2 का इमेज कौन बना, 4। फिर 3 जाएगा इसके पास, ये इसका स्क्वायर करेगा, और स्क्वायर करने के बाद क्या बनेगा, 9। तो इसका मतलब 3 का इमेज क्या बना, 9। ठीक है, अब देखो हमने सेट x और सेट y के दरमियान एक रूल बना दिया। उस रूल के मुताबिक हमें हर एलिमेंट का इस सेट के अंदर इमेज मिल रहा है। ठीक है ना, हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं, हर एलिमेंट का इमेज मिल रहा है। और कितने इमेज मिल रहे हैं, मसलन इस एलिमेंट के कितने इमेज हैं, एक से ज्यादा नहीं है। इसके कितने इमेज है, एक से ज्यादा नहीं है। इसके कितने इमेज है, एक से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या करता है, यूनिक इमेज, यूनिक से मुराद होता है एक इमेज। तो अगर तो बेटा दो सेट्स के दरमियान इस तरह का रूल हो कि सेट x के तमाम एलिमेंट्स का इमेज पड़ा हो y के अंदर, और वो इमेज एक हो, हर एलिमेंट का इमेज एक हो, तो ऐसे रूल को, दो सेट्स के दरमियान ऐसे रूल को बोला जाता है फंक्शन। ऐसा ना हो मसलन आपने 2 यहां पे इनपुट दिया तो 2 का इमेज 4 भी मिला और 2 का इमेज 9 भी मिला। अब 2 एक एलिमेंट था, इसके इमेज कितने मिल रहे हैं, 4 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है। ऐसा फंक्शन नहीं होता बेटा, मतलब एक इनपुट पर 2 आउटपुट, 4 भी 9 भी, ऐसा मुमकिन नहीं है। फंक्शन में ऐसा नहीं होता, ये गलत है। मसलन हम एक कह लो जी कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर एक मशीन है, क्योंकि हमने फंक्शन को मशीन बोला। अगर मैं कैलकुलेटर में लिखता हूँ जी 2 + 3 + 1, अब कैलकुलेटर बदले में हमें मतलब कह लो 6 भी आंसर दे दे, और मतलब हमें कह लो बदले में 5 भी आंसर दे दे। अब कैलकुलेटर आपको 6 भी आंसर दे रहा, 5 भी आंसर दे रहा है। एक इनपुट आपने कैलकुलेटर को दिया और आपने कहा जी अब जवाब दो, तो जवाब 2 दे रहा है। एक इनपुट पे जब 2 आंसर दे कैलकुलेटर, तो आप क्या कहते हो जी कैलकुलेटर खराब है, मशीन खराब है।
इसी तरह अगर एक इनपुट इसके पास जा रही है और बदले में दो दो आउटपुट आ रही है 4 और 9, तो इसका मतलब ये जो रूल है ये रूल भी खराब है, ठीक नहीं है। तो ऐसे रूल को हम फंक्शन नहीं कहते, ठीक है। फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, एक इनपुट पर आंसर भी एक आना चाहिए, यानी कि एक वैल्यू पर एक इमेज होना चाहिए। तो यही हमने यहाँ पे बोला हुआ है, ईच एक्स इन एक्स हैज अ यूनिक इमेज वाई, कहां पर, सेट वाई में, ठीक हो गया। तो ये सारा बेटा जी फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा इन सारी चीज़ें, तो इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात वो यही है कि फंक्शन की बेटा एक इनपुट पर आपको जो आउटपुट मिले वो भी एक हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है, फंक्शन हम उसको बोलते हैं जिसमें एक इनपुट पर आपको आउटपुट भी एक मिले, एक से ज़्यादा ना मिले। हाँ, ऐसा मुमकिन है दो अलग अलग इनपुट्स पर एक ही आउटपुट आ जाए, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक इनपुट पर दो आउटपुट, ये गलत बात है। मसलन मैंने लिखा 2 + 3 + 1, ये एक इनपुट मैंने दी, अब कैलकुलेटर हमें 6 भी दे रहा, 5 भी दे रहा, दो आउटपुट दे रहा, तो हम क्या कहेंगे जी, ये मशीन खराब है। लेकिन अगर हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं जी 5 + 1 और हम लिख देते हैं 9 - 3, अब ये इनपुट अलग दिया हमने कैलकुलेटर पे, ये इनपुट अलग दिया, लेकिन इस इनपुट का आंसर क्या दे रहा है, कैलकुलेटर 6 दे रहा है, और इस इनपुट का भी आंसर क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। तो ये गलत तो नहीं है, कैलकुलेटर ठीक जवाब दे रहा है, हम उस मशीन को गलत नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ज़हन में रखिएगा, दो अलग अलग इनपुट्स पर एक आंसर, एक आउटपुट आ सकती है, लेकिन एक इनपुट पर दो आउटपुट ऐसा नहीं होगा, ऐसे को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो ये बेटा फंक्शन का टोटली कॉन्सेप्ट है कंप्लीट, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। अस्सलाम वालेकुम।